हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ये ड्रामा तो नफरत करने वालों पर आधारित है। नफरत इतनी ज्यादा कि फूटी आंख भी दोनों एक दूसरे को भाते नहीं थे। जब भी मिलते थे जरूर कुछ न कुछ हंगामा क्रिएट करते थे। लेकिन क्या होगा जब इन्हीं दोनों में से किसी एक को फर्स्ट साइड लव हो जाएगा? क्या इस फर्स्ट साइड लव के प्यार में उनकी नफरत खत्म हो पाएगी या इस नफरत में वो लोग खुद ही झुलस कर रह जाएंगे? ड्रामे की स्टार्टिंग चाई और उनकी मिसेस से होती है। कई सालों की मन्नतों के बाद फाइनली उनके घर में आज बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। इसी खुशी में वो लोग टेंपल में प्रे करने के लिए आए हुए होते हैं और इसी टेंपल में चाई का बिजनेस पार्टनर जिसका नाम सुचित और उसकी वाइफ पिम भी आए हुए थे बच्चे को ब्लेसिंग देने के लिए। पिम चाई की बेटी को एक गिफ्ट देती है जो कि गोल्ड का रहता है, एक नेकलेस और उसमें एक रिंग भी अटैच रहती है। ये है जिन जो कि सुचित और पिम का इकलौता बेटा है और आगे चल करके यही हमारे ड्रामे का मेन लीड बनने वाला है। जिन टेंपल में उस बच्चे के रिलेटेड प्रॉमिस करता है कि वो अपनी सिस्टर का फ्यूचर में अच्छे से ख्याल रखेगा, किसी को भी वो उसे परेशान करने नहीं देगा। चाय के पास कॉल आता है जिसे रिसीव करने के लिए वो टेंपल के बाहर जाता है। ये है टीका। वैसे तो चाय इसके जीजा जी हैं, लेकिन अपने आप को रिच बनाने के चक्कर में उसने अपने जीजा के ही साथ अफेयर किया और उनके साथ नाजायज़ संबंध बनाए और उससे एक बेटी भी है। तो उसका यहाँ पर कहना था कि उसकी बहन का घर बर्बाद हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका घर आबाद होना चाहिए। वो चाय को ब्लैकमेल करती है कि वो उसकी बेटी को एक्सेप्ट करे, लेकिन चाय ऐसा नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो अपनी बीवी और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन टीका की चालों की वजह से आज वो बुरी तरीके से फंस चुका था। वो अपनी बीवी को आते हुए देखता है तो टीका का कॉल कट कर देता है, जिसकी वजह से टीका को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इस छोटे से बच्चे की आने की खुशी में चाय की मॉम ने एक बहुत बड़े इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर वो चाई के बेस्ट फ्रेंड सुचित और उसकी वाइफ पिम को भी इनवाइट करती है। लेकिन सुचित और पिम का कहना था कि उन्हें किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना पड़ेगा बाहर, इसकी वजह से वो इस पार्टी को अटेंड नहीं कर सकते। इधर पार्टी की ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती है नए बेबी के आने की खुशी में, लेकिन अचानक से मौसम अपना रुख ही बदल लेता है। चाई अपनी बेटी और अपनी वाइफ ड्यूएंग के साथ घर वापस आ रहा था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था और ब्रेक भी काम नहीं करता है, जिसकी वजह से उनकी कार एक रिवर में जाकर के गिर जाती है। डुएंग और चाय की जान तो बच जाती है, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है क्योंकि उस पानी के साथ उनकी बेटी भी बह जाती है। सुचित और पिम दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे। वो डुएंग और चाय को देखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि डुएंग और चाय की खुशियों को नजर लग चुकी है, उनकी बेटी उनसे दूर हो गई है, वो पानी में बह गई है। सुचित इन सब के बारे में चाय की फैमिली वालों को बता देता है और उस बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा देता है। आगे टीका इन सब के बारे में जब चाय की मॉम को बताती है तब तो वो बेहोश हो जाती है क्योंकि कई सालों के बाद तो बच्चे की खुशी मिली थी और वो भी छिन गई थी। आगे एक और कपल को दिखाया जाता है। यह है मालती, जिसकी प्रेगनेंसी का टाइम हो गया था, लेकिन हैवी रेनफॉल होने की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। अब मालती को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और हॉस्पिटल सही टाइम पर वो नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से इस कपल के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा होता है। उनकी बेटी तो होती है लेकिन मरी हुई। अब वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो दोनों अपने बेबी को दफनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सडनली किसी बच्चे की वॉइस सुनते हैं और वो बच्ची कोई और नहीं डुएंग और चाय की रहती है। मालती ने अभी अभी अपने बच्चे को खोया था और दोबारा एक बच्चे को पा करके उसे ये सब कुछ ऊपर वाले का वरदान लग रहा था। कुछ ही टाइम पहले मालती की जिंदगी एकदम से अंधेरे में जा चुकी थी, लेकिन उसे रोशनी की किरण दिखाई दे रही थी उस बच्चे में। वो उस बच्चे के साथ जीना चाहती थी, जबकि उसके हस्बैंड मैट का कहना था कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, लेकिन मालती मना कर देती है। अब से ये मेरी बेटी रहेगी और अपने असली मरे हुए बच्चे को मिट्टी में दफना कर वहाँ से उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। बच्चे की मिलने की खुशी में वो लोग टेंपल आते हैं जहाँ पर गॉड से प्रे करते हैं एंड वहाँ पर सुचित, पिम और जिन भी आए हुए थे, लेकिन तीनों उस बच्चे को देख नहीं पाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस आकर के चाय को बताती है कि उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन चाय की बेटी उन्हें नहीं मिली। इधर डुएंग अपनी बच्ची के खोने के सदमे में पूरी पागल हो चुकी थी। उसे सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन लगाकर ही शांत किया जा सकता था। डुएंग की इस तरीके से बिगड़ती हुई हालत उसकी फैमिली नहीं देख पा रहे थे। सारे लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था डुएंग के लिए। यह वो एक ही सोसाइटी में रहने की वजह से वो मालती को अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करती है और जब उसे मालूम पड़ा कि मालती को एक बेटी हुई है तब वो उसे विजिट करने के लिए आती है। वो उस बच्चे को प्रीटी बताती है, लेकिन उस बच्चे को गौर से देखने के बाद बो का कहना था, मालती ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ये किस पे मैच खाती है, ना ही तुम पर और ना ही मैट पर। लेकिन कोई बात नहीं, चलो फाइनली कई सालों के बाद तुम्हारे यहाँ पर भी बच्ची की किलकारियाँ गूंज रही हैं।
ये सब सुन करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। यह है मिली, यूँ कहा जाए टीका की असिस्टेंट। टीका के हर बुरे और अच्छे काम में मिली ने उसका पूरा सपोर्ट किया है। यहाँ पर वो जब बॉ के हस्बैंड को देखती है तो फुल लट्टू हो जाती है और फिर क्या, भरी भीड़ में उसके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने स्टार्ट कर देती है। और इसके बारे में जब बॉ को मालूम पड़ता है, फिर क्या, वो मिली की पूरी मार्केट में अच्छी वाली बैंड बजाती है, अपने हाथों से उसकी अच्छी वाली धुलाई करती है। खैर उसके झगड़े को तो शांत करवाया जाता है। जब यहाँ पर बू अपने हस्बैंड को देखती है तब वो देखती है उसका हस्बैंड मिली को फ्लाइंग किस दे रहा है। फिर क्या, अपने हस्बैंड का भी मुंह तोड़ देती है। इसे झगड़े के बीच में बच्चे की मिसिंग वाली न्यूज़ सारे लोग देख लेते हैं, जहाँ पर चाई की मॉम अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में बताती है और साथ ही उस बच्चे के गले में एक नेकलेस है जिसमें रिंग अटैच है, इसके भी बारे में वो बताती हैं। मैट जब यहाँ पर उस नेकलेस और रिंग को देखता है तो समझ जाता है कि ये मिसिंग बच्ची किसी और की नहीं बल्कि डुएंग और चाई की है। लेकिन मालती ने मना किया था अपने हस्बैंड को किसी से भी बताने के लिए। मालती की खुशी के लिए उसके हस्बैंड मैट ने उस नेकलेस को छुपा दिया था। ना ही नेकलेस सामने आएगा और ना ही इस बच्चे के राज के बारे में मालूम पड़ेगा। उसने यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ मालती की खुशी के लिए किया था। इधर अपने बच्चे को खोने के गम में डुएंग बहुत बुरी तरीके से पागल हो चुकी थी। किसी की भी बच्चे को अपना बच्चा बना लेती थी और इस वजह से चाई को न जाने कितने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। ड्यूएंग की बिगड़ती हुई हालत को देख करके डॉक्टर ने ड्यूएंग की फैमिली वालों को सजेस्ट किया था कि ड्यूएंग के पास एक बेबी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बेबी नहीं पाएगी तो हो सकता है उसकी कंडीशन आगे चल करके और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। एंड यहाँ पर टीका सारी बातें सुन रही थी। टीका के इस हल्की सी स्माइल में बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए थे। नेक्स्ट डे टीका अपनी जन्मी हुई बेटी को डुएंग के पास ला करके छोड़ देती है, क्योंकि अब वो बहुत कुछ करने वाली थी। और चाय ये सब देख लेता है। वो टीका को दूसरी प्लेस पर लेकर जाता है। ये सब तुम क्या कर रही हो? टीका यहाँ पर अपनी सारी चालाकियों को अंदर ही छुपा लेती है और इनोसेंट बन करके चाय के सामने खुद को प्रेजेंट करती है कि ये सब कुछ मैं अपनी बहन ड्यूएंग के लिए कर रही हूँ, उसकी ज़िंदगी के लिए कर रही हूँ। तुम्हें तो उसकी कुछ भी पड़ी नहीं है, लेकिन मुझे पड़ी है। अगर मेरी बेटी की वजह से मेरी सिस्टर ड्यूएंग की जान बचती है तो मैं ये ज़रूर करूँगी। और वैसे भी उसके रगों में तो तुम्हारा ही खून दौड़ रहा है ना। तुम देखना चाहोगी ड्यूएंग की कंडीशन? फिर वो ड्यूएंग की कंडीशन दिखाती है। ड्यूएंग बच्चा पा करके एकदम नॉर्मल सी हो चुकी थी। ड्यूएंग की मदर जब बेबी को देखती है तब उनका कहना था कि किसी अच्छी लड़की की बच्ची नहीं है, इसकी शक्ल देखकर ही मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ड्यूएंग अपनी ममता के आगे मजबूर थी। उसे उस लड़की में अपनी बच्ची नजर आ रही थी, इसी वजह से वो उसे एक्सेप्ट तो कर लेती है। लेकिन ड्यूएंग की मदर इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन चाय रिक्वेस्ट करता है कि ड्यूएंग की ज़िंदगी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो इस बच्चे को अडॉप्ट करेगा। और चाय की मॉम को भी परमिशन देनी ही पड़ती है। इसी तरीके से 6 साल गुजर जाते हैं। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है। हमारी हीरोइन वान भी बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपने फर्स्ट डे स्कूल के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। यूनिफॉर्म के साथ ही सो जाती है। तो वहीं पर मॉर्निंग में वो अपने डैड के साथ स्कूल ज्वाइन करती है। टीका की बेटी डक भी बड़ी हो चुकी है। ड्यूएंग और चाय उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। चाय उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है, जबकि उसी बेटी की वजह से टीका ड्यूएंग और चाय के घर में रह रही है। जिन और डक दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जिन ने जैसे प्रॉमिस किया था कि वो ड्यूएंग और चाय की बेटी को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो इसी तरीके से डक को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन डक का नेचर बहुत ही ज़्यादा रूड है, क्योंकि उसकी परवरिश टीका ने जो की है। टीका कई सालों से बस अपनी बेटी डक के बड़े होने का इंतज़ार कर रही है, ताकि वो उसका इस्तेमाल करके चाय के लाइफ में एंट्री ले सके और ड्यूएंग को बाहर कर सके। इसी तरीके से 12 साल और गुजर जाते हैं। अब हमारी वॉन बड़ी हो चुकी है और अपनी हाई स्कूल कंप्लीट कर रही है। वान गरीब घर में पली बड़ी है, इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा संस्कारों वाली है और अपने मॉम डैड के हर काम में उनकी हेल्प करती है। वान टेम्पल में प्रे करने के लिए आई हुई थी। जहां वो प्रे करने में मगन थी तो वहीं पर एक डॉग आता है और वान की स्लीपर लेकर के चला जाता है और उसे बर्बाद भी कर देता है। जेन भी उसी टेम्पल में अपनी फैमिली के साथ प्रे करने के लिए आता है, जहाँ पर वो कुछ गरीब लोगों के लिए खाना लेकर आया हुआ था। प्रे के बाद जब वान टेम्पल से निकलती है तो अपनी स्लीपर को वहाँ पर नहीं पाती है और गलती से ये बिल फटता है जिन के ऊपर। वान अपनी स्लीपर जिन के हाथ में देखती है और चोर समझकर उसे थप्पड़ जड़ देती है बिना सच्चाई जाने। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम जैसे लड़के दिखने में इतने हैंडसम, काफ़ी रिच पर्सनैलिटी के लग रहे हो, लेकिन फिर भी इस टेम्पल वाली प्लेस पर आकर के तुम इस तरीके से स्लीपर चुरा रहे हो। कितने घटिया काम कर रहे हो। क्या यही सारे काम तुम्हारी फैमिली वालों ने सिखाया है तुम्हें? हाँ बताओ। जिस पर जिन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये स्लीपर्स मैं ख़राब कर रहा हूँ? अरे ज़रा देखो, इस पे कुत्ते के काटने के निशान है। तब वॉन कहती, हाँ बिल्कुल तुम्हारे दांतों की तरीके। 1 मिनट, कुत्ते के दांतों के निशान? तब यहाँ पर जिन बताता है कि जिस स्लीपर के लिए उसने अभी उसके हैंडसम वाले फेस पे थप्पड़ जड़ा है, वो स्लीपर किसी और ने नहीं बल्कि सामने जो डॉग खड़ा है उसने बर्बाद किया है। अब जब यहाँ पर सच्चाई के बारे में वॉन को मालूम पड़ता है तब तो उसकी सिटी पिटी गुल हो जाती है। और उसके बाद क्या,
वो सॉरी बोल करके वहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन इतनी आसानी से जिन उसे थोड़ी जाने दे सकता है। इतना रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी इकलौता लड़का, और आयरू गैरू लड़की कोई भी उसे थप्पड़ मार देगी तो वो थोड़ी सह सकता है ना। तो इसी वजह से वो यहाँ पर वॉन के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कहता है, तुमने स्लीपर्स की वजह से मेरे फेस पे थप्पड़ मारा तो चलो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। वॉन डर जाती है और जिनी से सॉरी बोलती है, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे फेस पे गलती से थप्पड़ मारा ना, लो तुम भी मुझे पंच मार लो, जितना दिल बोले उतना मार लो, लेकिन प्लीज़ ये पुलिस स्टेशन के चक्कर मुझे लगाना अच्छा नहीं लगता है, तो ये सब जाने दो ना। और उसे इतना ज़्यादा परेशान दे करके जिन के फेस पे स्माइल आ जाती है, जिस पर वॉन कहती है तुम स्माइल कर रहे हो, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। जिनी वॉन को रोकता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, अरे आज स्लीपर्स के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा, कल को पता नहीं क्या कर दोगी। एक काम करो, मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो ताकि कुछ भी हो सके तो फिर मेरे पास कोई तो सबूत रह सके ना। और ये कहकर वो उससे उसका नंबर लेने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है टीका की बेटी डक की, जो ये सब देख करके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और दौड़ कर आती है और वॉन को थप्पड़ जड़ देती है। तो जैसे कैरेक्टरलेस लड़की से न जाने मेरा कितनी टाइम पाला पड़ा है, तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, तो मेरे फियांसे का नंबर ले रही है। एक्चुअली इन बीते हुए 12 साल के अंदर जिन और डक की फैमिली वालों ने मिल करके इन दोनों की एंगेजमेंट करवा दी है, और डक बड़ी होने के साथ अब जिन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है कि जिन के साथ कोई और लड़की रहे, और वॉन को देख करके वो अपना आपा खो बैठती है एंड यहाँ पर उसे कैरेक्टरलेस शो करने लगती है अपनी पूरी फैमिली के सामने। तब यहाँ पर जिन सच्चाई बताता है कि स्लीपर्स के मैटर को लेकर के ये सब हुए, और सबूत के तौर पर स्लीपर्स भी दिखाता है। अब डक जिसकी परवरिश टीका ने की है, तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई हुई है। वॉन जब यहाँ पर डुएंग को देखती है तब उसे पास्ट का फ्लैशबैक याद आता है कि एक बार वो स्कूल जा रही थी और गलती से उसके कार की वजह से उसकी ड्रेस गंदी हो गई थी, तब डुएंग ने उसे न्यू ड्रेस ला करके दिया था। इसी बारे में वो डुएंग से बातें करना चाह रही थी, लेकिन डक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि कोई लड़की मेरी मॉम से इस तरीके से बात करे, क्योंकि उसे भी यही लग रहा है कि डुएंग उसकी रियल मॉम है, क्योंकि टीका ने अभी तक सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। डक अमीर घराने में पली बड़ी है, तो वो इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और बिगड़ैल भी है। पैसों का रौब दिखाना तो वो किसी के सामने छोड़ती नहीं है, और वॉन के फेस पे वो तो पैसे दे मारती है। मुझे मालूम है तुम जैसी लड़कियाँ पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और अपने स्लीपर्स भी देती है। वॉन दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेती है एंड आगे चल करके उसके दी हुई स्लीपर्स को डस्टबिन में डाल देती है और उसके दिए हुए पैसों को गरीब बच्चों में बांट देती है, ये कहते हुए कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हूँ, जाओ इन पैसों से मज़े करो। और ये सब कुछ वॉन ने डक के सामने किया था, जिसकी वजह से डक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पर जिन स्माइल कर रहा था कि डक के सामने किसी लड़की का पाला पड़ा है जिसने बहुत ही खामोशी से उसे अच्छा सबक सिखाया है। जिन अपनी मॉम को साइड लेकर जाता है, क्योंकि इन बीते हुए सालों में उसने डक का बिहेवियर देख लिया था। उसे डक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसी वजह से वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि अभी सिर्फ इंगेजमेंट हुई है, अगर उन दोनों की शादी होगी तो दोनों का ही फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो ये शादी नहीं करना चाह रहा, लेकिन जिन के पेरेंट्स का यही कहना था कि हम अपनी फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदलना चाह रहे हैं, और डक हमारे सामने पली बड़ी है, काफ़ी अच्छी लड़की है। डक का नेफ्यू है काई, जो कि उसे सजेस्ट करता है कि उसे अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए, जिनके साथ किसी लड़की को देख करके इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए और ना ही इतनी जेलेसी फील होनी चाहिए, जिसकी वजह से डक को बुरा लगता है और वो काई को थप्पड़ जड़ देती है। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी लड़की अगर मेरी जिन के आसपास भी गुजरी ना तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। वॉन अपनी टूटी हुई स्लीपर के साथ घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा कंकर पत्थर थे जो उसे चुभ रहे थे, और जिन उसे फॉलो कर रहा था। जिन उसके पास जाता है, अगर बुरा ना मानो तो मैंने तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ। जिस पर वॉन कहती है, तुम अमीरों के चोचले अलग ही होते हैं, मदद तो दिखावे के साथ भी करते हो और नहीं भी करते हो, लेकिन इंसल्ट भरी महफिल में करते हो। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पत्थर मेरे पैर में चुभ रहे हैं, तो इस वक्त तुम्हारी इस लिफ्ट को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। वॉन जिन को अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट पे लेकर आती है और अपने रेस्टोरेंट की सारी बेस्ट डिशेस को उसे देती है खाने के लिए, जिनको काफ़ी अच्छा लगता है। वॉन के साथ फर्स्ट टाइम किसी लड़के को देख करके बो का कहना था, क्या ये वॉन का बॉयफ्रेंड है, काफ़ी हैंडसम है। और जब जिन उनकी तरफ देखने लगता है तब फिर वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मानो वो लोग तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वॉन के पेरेंट्स जिनको पहचान जाते हैं कि ये तो उन्हीं फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ से वॉन आई हुई है। वो लोग अब डर रहे थे कि कहीं पास्ट की सारी सच्चाई के बारे में वॉन को पता न चल जाए। इनफैक्ट यूँ कहा जाए वो वॉन को अब खोने से डर रहे थे। पिछले कई सालों से उन्होंने वॉन की सच्चाई दुनिया से छुपाकर जो रखा हुआ है। टेम्पल में डुएंग, चाई और बाकी सारे लोग आए हुए थे,
क्योंकि डुएंग अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और अपने घर की सुख शांति के लिए वो अक्सर टेंपल में आया करती थी और आज भी वो यही करने के लिए आई हुई थी। लेकिन यहाँ पर आज उसे बैड न्यूज़ मिलती है और गुड न्यूज़ भी। पंडित जी का कहना था कि बहुत जल्द उसकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आने वाला है और उसके आ जाने की वजह से आगे चल करके सब कुछ चेंज होने वाला है। ये बातें सुन करके तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि न्यू मेंबर, लेकिन कौन? वैसे तो काई टेंपल में उन सभी के साथ नहीं गया था, लेकिन उसे किसी तरीके से इसके बारे में मालूम पड़ जाता है और ये सारी बातें वो अपने अंकल से शेयर कर रहा था। और यहाँ पर टीका सुन लेती है। टीका को बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो भी अपनी बेटी को लेकर के। इसी वजह से वो चाय से मिलने के लिए जाती है। चाय तो टीका से नहीं मिलना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी, इसी वजह से वो टीका से मिलने के लिए आता है। टीका चाय पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है। देखो, मुझे नहीं मालूम किस न्यू मेंबर के बारे में बातें चल रही है, लेकिन इतना याद रखना कि डुग हमारी बेटी है और उसे उस घर में रहने की पूरी अथॉरिटीज़ मिलनी चाहिए। चाय के देखने पर टीका कहती है, इस तरीके से मत देखो, मैं बस इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी रियल डॉटर, उसके मरने की न्यूज़ तो हमने आज तक नहीं सुनी, लेकिन हो सकता है वो जिंदा हो और वो वापस आए। अगर उसके वापस आने की वजह से मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अनफॉर्चुनेटली डुएंग भी उसी प्लेस पर आ जाती है। चाय डुएंग को देखता है, तब वो टीका को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि हमारी सच्चाई डुएंग के सामने नहीं आनी चाहिए। जहाँ पर टीका गुस्से में थी और वो चाय से कहती है, आज डुएंग के सामने सारी सच्चाई आ ही जाने दो, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और चाय के मना करने के बाद भी वो वहीं पर रुकी रहती है और चाय को किस करती है ये कहते हुए कि आज डुएंग देख ही ले। लेकिन बाद में उसे पता नहीं क्या समझ में आता है और वो चाय को सिर्फ वार्न करके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही टीका वहाँ से जाती है वैसे ही डुएंग आ जाती है। टीका की किस वाली बात चाय को याद आती है। वो फटाफट अपने लिप पर लगी हुई लिपस्टिक को क्लीन करने लगता है, लेकिन डुएंग नहीं देख पाती है। डुएंग पूछती भी है चाय से कि वो इतना ज़्यादा क्यों परेशान दिखाई दे रहा है, जिस पर चाय हल्के से स्माइल करते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, वो बस कंपनी को लेकर के थोड़ा सा परेशान हूँ। वैसे अचानक से तुम यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट काम से आई थी? जिस पर डुएंग कहती है, हाँ मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। टीका पास में ही छुपी हुई थी। डुएंग और चाय के जाने के बाद वो बाहर निकलती है और अपनी बेटी डग की फ़ोटो देखते हुए उसे कहती है, फिक्र मत करो, जब तक मम्मा तुम्हारे साथ है तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तुम मेरी बेटी हो और उस घर पर तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं, चाहे फिर वो रियल डॉटर ही क्यों ना आ जाए। वॉन की एग्ज़ाम्स करीब आ चुके थे, वो पढ़ाई कर रही होती है, तभी डैड आते हैं, अब बस भी करो, काफ़ी टाइम से स्टडी कर रही हो और वैसे भी देखो मम्मा ने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है, पहले आकर के इसे खा लो, उसके बाद स्टडी के लिए चले जाना। अब यहाँ पर सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं फूड को और बातों ही बातों में वॉन के सामने उसके गोल्ड वाली चैन के बारे में बातें होने लगती है। वॉन कहती है, क्या मेरे पास कभी गोल्ड की चैन थी? जिस पर बूम का कहना था, हाँ मैं सच कह रही हूँ, गोल्ड की चैन थी और उसमें रिंग भी अटैच थी। उस टाइम तुम्हारे डैड की कोई लॉटरी लगी हुई थी, इसी वजह से तो तुम्हारे लिए उन्होंने गोल्ड की चैन बनवाई थी, जबकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और ये चैन गलती से इन लोगों ने देखा था। लेकिन डैड यहाँ पर बातों को संभाल लेते हैं और बताते हैं कि वो गोल्डन चैन अब उनके पास नहीं है। अब जबकि वॉन की स्लीपर्स टूट गई थी, अब वो करीब है तो इसी वजह से वो अपने हाथों से ही उसे सिलकर पहनने का ट्राई कर रही होती है। जहाँ पर बूम आती है और पूछती है कि ये स्लीपर्स कैसी टूटी, अभी कुछ ही दिन पहले तो तुमने इसे खरीदा था। वॉन उसे बता देती है टेंपल वाले एक्सीडेंट के बारे में और ये भी कि वो डुएंग से मिली थी। डुएंग का नाम सुनते ही वॉन के मॉम डैड तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वॉन अपने रियल मॉम का नाम ले रही थी और ये मालती के लिए बहुत बुरी न्यूज़ थी। वो भी इस वजह से क्योंकि जिन लोगों से वो वॉन को छुपा रहे थे, आज वॉन का सामना उन्हीं लोगों से खुद ब खुद हो रहा था। इसी वजह से मालती और मैट काफ़ी परेशान हो जाते। डैड का कहना था, ये चैन और इसमें अटैच ईयरिंग, ये जब तक हमारे पास है सीक्रेट ही रहेगा। बस कोशिश करना कि किसी भी कंडीशन में ये वॉन के हाथ ना लगे, क्योंकि जिस दिन ये वॉन के हाथ लगेगा हम उसे सच्चाई नहीं बता पाएंगे। काई और ग्रैंड मदर की काफ़ी अच्छे से जमती थी। काई ग्रैंड मदर को टेंपल में जो कुछ भी हुआ था इसके बारे में बता देता है। ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में सोचती है और काई को सब कुछ बता देती है। इवन उसके गले में जो नेकलेस था उसकी भी फ़ोटो शो कर देती है। वैसे तो डक किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट बनने की कोशिश कर रही थी। उसे कुकिंग का सी भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी बात जहाँ पर जिन की आ जाए वो जिन के लिए सब कुछ सीखने के लिए भी तैयार थी। तो अब वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रही होती है जिन की जो फेवरेट डिश थी वो बनाने की, लेकिन कई बार बनाने के बाद भी सब कुछ ख़राब ही उतर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड वहाँ पर काई उसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए आ जाता है। इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती है, आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। डुग के मना करने के बाद भी काई उसे परेशान करना बंद नहीं करता है, जिसकी वजह से डुग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अब तक जो कुछ भी उसने बनाने की कोशिश की थी वो सब कुछ काई के ऊपर फेंक देती है। काई की इतनी इंसल्ट के बाद भी
वो डॉग के साथ बिल्कुल भी रूड नहीं होता है। आज वॉन का एग्जाम है, इसी वजह से सारे घर वाले मिल करके उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और डैड तो पर्सनली उसे स्कूल पर ड्रॉप करने के लिए आते हैं। एंड यहाँ पर ड्वेंग और चाय भी डग को ड्रॉप करने के लिए आते हैं, जहाँ पर मैट वॉन के रियल मॉम डैड को देखता है, मतलब ड्वेंग और चाय को। वो डरा हुआ था लेकिन फिर भी अपने आप पर कंट्रोल रखता है। डुग का एग्जाम है और अभी तक जिन ने उससे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला है, इसी वजह से वो जिन के मॉम के पास कॉल कर देती है कि उसे जिन से बात करनी है। जिन तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ना ही उसे बात करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक बोलना पड़ता है और जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है कि मुझे कुछ काम है। वॉन और डुग दोनों एक ही एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे। डग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, तो वहीं पर वॉन अपनी पूरी सप्लीमेंट को अच्छे से भरी होती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। जिन ड्राइव कर रहा था लेकिन फ़ोन के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी वॉन के डैड मैट से। अब मैट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जहाँ पर जिन उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। वो के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि मैट का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त वो आईसीयू में एडमिट है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बड़ी हिम्मत बना करके वो मालती को भी इसके बारे में बताती है। मालती जैसी सुनती है वैसी बेहोश हो जाती है। इधर वॉन भी एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलती है, अभी वो बताती है कि उसका एग्जाम कैसे गया कैसे नहीं। उससे पहले उसे बैड न्यूज़ मिल जाती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है। वॉन वहीं पर रोना शुरू कर देती है। उस वक्त डियोंग और चाय दोनों डग को रिसीव करने के लिए आए थे और वॉन को रोता हुआ देख करके वो उसके पास चले जाते हैं। वॉन बेहोश हो जाती है लेकिन जैसे तैसे करके ड्वेंग और चाय उसे होश में लाते हैं। वॉन रोते हुए उनसे हेल्प की डिमांड करती है कि क्या वो लोग उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है। जहाँ पर ड्वेंग और चाय उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहीं पर डग काफ़ी चिड़ी हुई थी क्योंकि वो वॉन को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इस वक्त वो उसकी कार में बैठी हुई थी। इस बात को लेकर के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और स्पेशली ये बात उसे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है कि वॉन इस तरीके से उसकी कार में बैठकर रो रही है और वॉन का इस तरीके से रोना उसके कानों को चुभ रहा था। इसी वजह से बीच रास्ते में वो वॉन को नीचे उतार देती है, लेकिन ड्वेंग और चाय के समझाने पर वो मान जाती है। ड्वेंग वॉन को टिश्यू पेपर देती है कि वो अपने आंसू पोंछ ले, लेकिन ये भी डग को बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपनी मॉम से ले करके अपने शूज़ को क्लीन करती है और उसके बाद वॉन के फेस पे मार देती है। वॉन जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब फैमिली के थ्रू उसे जिन के भी बारे में मालूम पड़ता है कि जिन की वजह से उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ। वॉन इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि जिन को सामने देखती है तब उसे थप्पड़ जड़ देती है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज उसके डैड जिंदगी और मौत के बीच में फंसे हुए हैं। पता नहीं उनके साथ क्या होएगा। बेचारा जिन उसे अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा हो रहा था, इसी वजह से वो वॉन से बार बार सॉरी बोले जा रहा था। तो वहीं पर उसकी मॉम तो काफ़ी चिड़ी हुई थी। एक तो मेरे बेटे ने तुम्हारी डैड की हेल्प की, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, बजाय थैंक्स बोलने के तुम मेरे बेटे को थप्पड़ जड़ रही हो, तुम्हारी औकात क्या है। वॉन तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अपने डैड की कुछ मेडिसिन लानी थी, लेकिन फिर भी जिन उसे फॉलो कर रहा था। जिन बार बार वॉन से सॉरी बोलता है, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस एक्सीडेंटली ये सब हो गया, तुम फिक्र मत करो, मैं अंकल का बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगा। लेकिन वॉन उसकी एक नहीं सुनती और ना ही उसे माफ़ करती है। वो टेंपल जाती है अपने डैड के लिए प्रे करने के लिए क्योंकि उनका ऑपरेशन होने वाला था। एंड यहाँ पर जिन भी गॉड से प्रे करता है कि वॉन के डैड जल्दी रिकवर हो जाए क्योंकि उसकी गलती की वजह से आज वो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। वॉन के डैड का अच्छा ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी हाफ बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई थी। डॉक्टर यहाँ पर फैमिली वालों को बताते हैं कि वो अब चल फिर नहीं सकते हैं, कुछ वक्त लगेंगे, जिसकी वजह से पूरा परिवार टूट जाता है। लेकिन फिर भी सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और एक दूसरे को तसल्ली दिला रहे थे कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन वॉन के डैड पूरा घर चलाते थे, अब उनकी बॉडी आधी पैरालाइज हो गई है, तो अब घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सोच करके कहीं ना कहीं जिन भी काफ़ी परेशान हो रहा था, जो कि साइड में खड़ा उन सबको देख रहा था। वॉन अपने डैड की मेडिसिन लाने के लिए जाती है, लेकिन वो सदमे में थी कि उसकी डैड की हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई है, जबकि जिन उसे फॉलो कर रहा था। आगे चल करके एक बाइकर वाले की वजह से वॉन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती है, बस थोड़ी ही लगती है। उल्टा उस बाइकर वाले को सॉरी बोलना चाहिए वॉन से, तो वो उससे ही लड़ रहा था, झगड़ रहा था और उसे धक्का दे करके भी चला जाता है। लेकिन जिन सही टाइम पर आ जाता है और वो वॉन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वॉन को ज़्यादा चोट नहीं लगती है। वॉन की चोट को जिन ने देख लिया था, इसी वजह से वो उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता है उसकी चोट पर अप्लाई करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पर अप्लाई करने से डर रहा था क्योंकि वॉन काफ़ी सदमे में दिखाई दे रही थी। जिन वॉन से सॉरी बोलता है कि उसने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, सब कुछ गलती से हो गया है और आगे वो उसकी पूरी सपोर्ट करेगा। ड्वेंग ने जब से अपनी असली बेटी को खोया है, तब से उसे नाइट्समेयर आना शुरू हो गए थे, जिसमें वो हमेशा अपनी बेटी को खोता हुआ पाती थी और वो काफ़ी डर भी जाती थी। तब वो डग के पास आती थी
डक उसे सही सलामत दिखती थी तब वो थोड़ी सी सेटिस्फाई होती थी। डक यहाँ पर अपनी मॉम को अच्छे से प्यार और सपोर्ट करती थी क्योंकि अभी उसे सच्चाई के बारे में नहीं पता कि उसकी असली मदर टीका है। जबकि टीका ये सब देख करके काफ़ी जल रही होती है कि मेरी बेटी जो प्यार डुएंग को कर रही है वो मैं डिज़र्व करती हूँ, ना कि डुएंग। काई जो कि अपने कामों में लगा हुआ था तो वहीं पर डुक आती है और उसे काम करता हुआ देखती है तो उसे नाइट वाले बारे में सारी बातें याद आती है कि किस तरीके से उसने काई की अच्छी वाली बैंड बजाई थी और नाइट वाले बारे में बात करके वो काई की काफ़ी इंसल्ट कर रही थी। काई के मना करने के बाद भी डुक उसे बार बार टीज कर रही थी। अब यहाँ पर काई अपना रिवेंज लेता है, मार कर नहीं बल्कि डुक को किस करके। डुक की लाइफ की ये पहली किस थी जो कि उसने काई के साथ की थी, वो भी काई ने फोर्सफुली किया था। डुक का चेहरा तो एकदम से लाल हो गया था। वो काई को थप्पड़ मारने के बारे में कह रही थी तो वहीं पर काई कहता है अगर तुम मुझे दोबारा से थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें दोबारा से किस करूँगा, और इसके बाद भी अगर तुम मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारती रहोगी तो याद रखना मैं तुम्हें किस पे किस करता रहूँगा। वॉन के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले थे। जिन अपनी फैमिली के साथ वॉन के डैड को विजिट करने के लिए आता है और हॉस्पिटल का पूरा बिल भी देता है। इवन यहाँ पर जिन वॉन को ये भी बताता है कि जब तक उसके डैड अच्छी तरीके से रिकवर नहीं होते हैं तब तक उनके रेस्टोरेंट में जिन उनकी पूरी हेल्प करेगा। लेकिन जिन की मॉम को बड़ी आपत्ति थी, लेकिन डैड की वजह से उनका मुंह बंद था। जिन की मॉम जब डुएंग से मिलती है तब वो डुएंग को सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से गलती से वॉन के डैड के एक्सीडेंट की वजह से उनके बेटे ने वॉन को न जाने कितने पैसे दिए, हॉस्पिटल का बिल भी पे किया है। इवन अब तो वो उनके रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प भी करने वाला है, जिसे सुनते ही यहाँ डुक का तो एकदम पारा चढ़ जाता है। वॉन ने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन किया था और उस रेस्टोरेंट में डेकोरेशन का काम चल रहा था। नया है भाई, डेकोरेशन तो ज़रूरी है ना। ये सब कुछ वॉन के अकेले की बस की बात नहीं थी, इसमें जिन ने उसकी पूरी मदद की थी और वो तो यहाँ पर उसके डेकोरेशन में भी हेल्प कर रहा था। पीछे से सारे लोग भी पहुंच जाते हैं। डक काफ़ी गुस्से में थी और सीधा जा करके वॉन को सीढ़ी से धक्का दे देती है। वॉन गिरने वाली थी लेकिन जिन उसे बचा लेता है। डक वॉन को उस रेस्टोरेंट से निकालने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसकी लाख कोशिश के बाद भी वो वॉन का बाल भी बांका नहीं कर पाती है। वो भी इस वजह से क्योंकि जिन वॉन के सपोर्ट में था और उसकी पूरी हेल्प कर रहा था। फिलहाल तो जिन अभी वॉन के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, लेकिन क्या होगा जब आगे चल करके वो वॉन के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। वॉन जब घर आती है तब वो काफ़ी अपसेट थी। मॉम के पूछने पर बुम उन्हें रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ था इसके बारे में बता देती है। साथ ही भी बताती है कि किस तरीके से जिन की हेल्प की वजह से वो लोग उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वॉन के पेरेंट्स वॉन को लेकर के काफ़ी परेशान हो रहे थे तो वहीं पर वॉन अपने डैड से कहती है आप मुझे लेकर के परेशान ना हो, वो भी तब जब बुम मेरे साथ हो। वॉन ही डुएंग की रियल डॉटर है, इसके बारे में अभी टीका को मालूम नहीं है। वो तो बस उसे अपनी बेटी का दुश्मन मानती है। इसी वजह से अपनी बेटी की लाइफ से उसे हटाने के लिए यहाँ पर वो डुएंग और जिन की मदर को साथ में लेकर आई थी। टीका ने तो वॉन की पूरी हिस्ट्री ही निकाल ली थी, वो कहाँ पर रहती है, क्या करती है। अब वो उसके घर पर उन लोगों को लेकर आई हुई थी ये दिखाने के लिए कि वो कितनी ज़्यादा गरीब है और गरीब माँ बाप अपनी बेटी का इस्तेमाल करके बस किसी बड़े लड़के को फंसा रहे हैं, मतलब कि जिन को, ताकि वो उससे पैसे इकट्ठे कर सकें और अपनी गरीबी की भूख को मिटा सकें। जिसे सुन करके वॉन और बूम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वॉन जहाँ उन लोगों की रिस्पेक्ट कर रही थी तो वहीं पर बूम बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करने वालों में से नहीं थी। वो टीका और बाकी सारे लोगों को अच्छा मजा चखाती है अपने करारे वाले जवाब दे करके। उन लोगों के बीच में बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि टीका तो अपना हाथ उठा ही देती है बूम को मारने के लिए, लेकिन पिम उसे रोक देती है। मैं यहाँ पर ये सब करने के लिए नहीं आई हूँ, बस मैं इस मामले को यहीं पर ही सुलझाना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो अपने पर्स से नोटों का बंडल निकालती है और वॉन के डैड की तरफ बढ़ाते हुए कहती है शायद इतने पैसों से तुम अपनी बेटी को कंट्रोल कर लोगे जिससे दोबारा वो मेरी बेटी के साथ नज़र भी ना आए। और साथ ही बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और गरीबी की वजह से वो लोग उसकी बेटी को फंसा रहे हैं। जब तक बात वॉन पर थी वो बर्दाश्त करी थी, लेकिन बात उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट पर आ चुकी थी तब वो उनका दिया हुआ पैसा उनके मुंह पर मारती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। मॉम डैड की आंखों में आंसू थे कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। टीका और डुएंग जब घर वापस आती हैं तब ग्रैनी थप्पड़ों के साथ टीका का स्वागत करती हैं, इस वजह से क्योंकि उन्होंने वॉन के घर पर जाकर के क्या किया इसके बारे में ग्रैनी को खबर मिल जाती है। और इन सब के पीछे टीका थी क्योंकि टीका ने उन दोनों को भड़का करके वॉन के घर पर लेकर गई हुई थी। तब ग्रैनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि एक लाचार लड़की का इस तरीके से वो लोग फ़ायदा उठाएं और इसके बारे में जल्द ही जिनको भी मालूम पड़ जाता है। वीडियो के साथ वो अपनी मॉम को शो करता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जिनका कहना था कि उसी की वजह से आज वॉन के डैड की यह हालत हुई है तो बस वो उनकी हेल्प करना चाह रहा है जब तक कि वो रिकवर नहीं होते। तो वहीं पर मॉम का कहना था तुम मेरे बेटे हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि तुम उस 2 टके की लड़की के पास जाओ और उसकी हेल्प करो।
अरे मरने तो ऐसे लोगों को जिनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी मॉम इतनी समझदार है, लेकिन वॉन को लेकर के वो इस तरीके से बातें कर रही हैं। तो नाइट में ही घर छोड़ करके चला जाता है। मॉम उसे रोकती भी हैं लेकिन वो नहीं रुकता है। तब यहाँ पर पीम सुचित को कहती है, एटलीस्ट तुम तो रोको, वो इतनी रात गए पता नहीं कहाँ जाएगा। जिस पर सुचित का कहना था, मेरा बेटा इस वक्त जो कर रहा है वो सही कर रहा है, गलती उससे हुई है तो भरपाई भी उसे ही करनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं तुम्हारी खोपड़ी में क्या चल रहा है, तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझ पा रही हो कि वो सही है। ग्रैनी के हाथों का थप्पड़ टीका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और वो तो ग्रैनी का सफाया करने के लिए पॉइजन भी लेकर आई हुई थी और वो यहाँ पर चाय को कहती है कि वो जा करके अपनी मॉम को जहर दे। और ऐसा करने के लिए जब चाय मना करता है तब टीका उसे मारती भी है। इमोशनली और प्यार दोनों का यूज़ करके उसे किसी तरीके से कन्विंस कर ही लेती है और साथ ये भी कहती है कि अगर उसने ग्रैनी को पॉइजन नहीं दिया तो फिर वो डुएंग को जा करके सच्चाई बता देगी। चाई नहीं चाहता था कि डुएंग के सामने किसी भी सच्चाई का पता चले, तब वो चुपचाप पॉइजन लेकर के वहाँ से चला जाता है और उसकी मजबूरी को इस तरीके से फ़ायदा उठा करके टीका काफ़ी खुश थी। नाइट में वॉन स्टडी कर रही थी, तभी उसके पास जिन का कॉल आता है। जिन कहता है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो? वॉन कहती है, इतनी रात गए मैं तुमसे मिलने के लिए क्यों आऊँगी? जिन कहता है, इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। वॉन विंडो से देखती है, क्या इतनी रात गए तुम मेरे घर पर, लेकिन क्यों आए हो? जिन कहता है, बस मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, क्या तुम आ सकती हो? वॉन कहती है, हाँ ठीक है। वॉन जिन से मिलने से पहले अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उनसे परमिशन लेती है। मॉम डैड, जिन आया है नीचे, शायद उसे मुझसे कुछ बात करनी है, क्या मैं मिलने के लिए जाऊँ? पेरेंट्स परमिशन दे देते हैं, जिसकी वजह से वॉन आगे जिन से मिल पाती है। जिन वॉन से कहता है, आज मेरी मॉम ने जो कुछ भी किया अंकल आंट के साथ और तुम्हारे साथ, आई नो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके बिहाफ में मैं यहाँ पर तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। मेरी मॉम ऐसी नहीं है, बस वो मुझे लेकर के थोड़ी सी पॉजिटिव हैं। वॉन जिन के सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बाद में जब उसे मालूम पड़ता है कि जिन गुस्से में घर छोड़ कर आया है, तब उसे समझाती है कि ठंडे दिमाग से सोचो, वो तुम्हारी मॉम है, तुम उनके बेटे हो। अगर थोड़ा सा उन्होंने गुस्सा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़ कर चले आओगे। जब वो तुम्हारी मॉम है और हाँ, उनसे सॉरी ज़रूर बोलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वॉन के समझाने पर जिन वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। नाइट में मालती ड्रीम देखती है कि वॉन को उससे छीनने के लिए उसके रियल पेरेंट्स और रियल ग्रैनी आ चुकी है और दोनों मिल करके वॉन को उससे छीन रही हैं। जबकि मालती अपनी जान लगा देती है कि वो वॉन को उनके पास न जाने दे, लेकिन एंडिंग में वो वॉन को छीन लेते हैं। यही ड्रीम देख करके मालती रोने लगती है। तब वॉन आती है और अपनी मॉम को जगाती है। मॉम जब यहाँ पर वॉन को अपने सामने देखती हैं तो टाइटली हक कर लेती हैं, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता है। वॉन कहती है, मॉम बात क्या है? अच्छा ठीक है, आप शांत रहो, देखो मैं यहीं पर हूँ। और मॉम, इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपको छोड़ करके कहाँ जाऊँगी? कहीं नहीं जाऊँगी मॉम, बस आप शांत रहो और सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉन के सिटी वाले फ्रेंड्स आ जाते हैं। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि वॉन इस वक्त मुसीबत में है और उसने एक रेस्टोरेंट खोला है, तो वो लोग उसके रेस्टोरेंट को चलाने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए आए हुए थे। वॉन अपने दोस्तों को अपनी फैमिली वालों से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब उन लोगों ने काफ़ी टाइम से ट्रैवल किया था, काफ़ी थके हुए भी थे और भूखे भी थे, तो यहाँ पर वॉन की फैमिली वाले उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। वॉन की फैमिली वालों के हाथों का बनाया हुआ खाना उन दोनों को काफ़ी पसंद आता है और काफ़ी इंजॉय करके खाते हैं। और उसी टाइम जिन भी आ जाता है और उसे भी वॉन के दोनों फ्रेंड्स के बारे में मालूम पड़ता है। सबको एंजॉय करता हुआ देख वो भी उन लोगों के साथ एंजॉय करने लगता है। वॉन की फ्रेंड तो जब फर्स्ट टाइम जिन को देखती है तब तो उस पर लट्टू हो जाती है, कितना हैंडसम है। टीका के कहने के बाद भी चाई ने अपनी मॉम को अभी तक पॉइजन नहीं दिया था, जिसकी वजह से टीका को काफ़ी गुस्सा लगा था और वो यहाँ पर चाय की क्लास ले रही थी। लेकिन चाई ने साफ मना कर दिया था, मैं अपनी मॉम को पॉइजन नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। जिन वॉन के रेस्टोरेंट के साथ साथ उसके डैड का भी अच्छे से ख्याल रखने लगा था और डैड को भी अब धीरे धीरे जिन पसंद आ रहा था। उन दोनों की अब अच्छी जमने लगी थी। सोशल मीडिया के थ्रू डक को मालूम पड़ जाता है कि जिन वॉन के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जिन से प्यार करती है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि जिन किसी और के साथ रहे। डक ने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स से जो कुछ भी मांगा था, उसकी एक ही मांग पर उसकी सारी चीज़ें और सारी ख्वाहिश को पूरी की गई थी। आज इसी का नतीजा है कि वो इतनी ज़्यादा बिगड़ैल बन चुकी है और वो यहाँ पर जिन की डिमांड करती है। अब जिस काम को चाय ने करने से मना कर दिया था, टीका यहाँ पर खुद करती है और ग्रैनी की कॉफ़ी में एक ऐसी मेडिसिन मिलाती है जिससे धीरे धीरे उनकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। और मेडिसिन मिलाई हुई कॉफ़ी को वो काई को देती हैं और कहती हैं कि ग्रैनी को दे दो। ग्रैनी उस कॉफ़ी को पी लेती हैं। टीका ने ये सब कुछ इस वजह से किया ताकि किसी को भी उस पर डाउट ना हो। ग्रैनी के रिक्वेस्ट करने पर काई उनके रियल ग्रैंड डॉटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था और उसने नेकलेस और रिंग वाली फ़ोटो छपवा कर
सारे लोगों में बांट दी थी कि अगर इसके बारे में किसी को भी खबर मिले तो वो उसे इन्फॉर्म करे। कई सालों के बाद कोइंसिडेंटली एक बार फिर से मिली और बो दोनों आपस में टकरा जाते हैं पास्ट वाले फाइटिंग को लेकर के। अब यहाँ प्रेजेंट में उन लोगों की धमाकेदार वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और इस फाइटिंग के चक्कर में मिली बहुत बुरी तरीके से पिट जाती है। मिली टीका को इन्फॉर्म करती है कि ग्रैनी अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है और नेकलेस और रिंग वाली फ़ोटो भी उसे शो करती है, जहाँ पर टीका का कहना था चाहे जो कुछ भी हो जाए वो रियल वाली ग्रैंड डॉटर तो अब इस घर में कदम नहीं रख पाएगी। मेरी बेटी का हक मैं किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। टीका अब रिवेंज में इतनी आगे निकल चुकी थी कि उसने एक लड़के का सहारा लिया। उसने उस लड़के के साथ डील की कि रियल ग्रैंड डॉटर को वो ढूंढ कर मारे और इसके बदले में उसने अपनी बॉडी का सौदा किया था और यहाँ पर वो किसी अननोन पर्सन के साथ नाइट स्पेंड करती है ताकि आगे चल करके वो रियल डॉटर को उस लड़के के सहारे मरवा सके। रियल ग्रैंड डॉटर की ढूंढाई स्टार्ट हो चुकी है। इसके बारे में जल्द ही मालती और मैट को भी मालूम पड़ जाता है। वो दोनों अब परेशान होने लगते हैं कि कई सदियों से उन्होंने वॉन को सबसे छुपा कर रखा है, लेकिन अगर इस चैन और इस रिंग को किसी ने पा लिया तब फिर वो वॉन तक पहुंच जाएगा, जबकि मालती ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो अपने हस्बैंड से वो गोल्ड वाली चेन जिसमें रिंग अटैच थी वो ले लेती है और उसके बाद आधी रात में चुपचाप जाकर उसे समंदर में फेंक देती है। उन्हें लग रहा था कि वॉन तक पहुंचने के सारे सबूत उन्होंने मिटा दिए हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन, वॉन और उसके बाकी दोस्त सब लोग निकल पड़ते हैं फिशिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनके हाथ एक ऐसी मछली लगती है जिसे देख करके जिनका कहना था पता नहीं ये फिश कुछ अजीब सी लग रही है, मानो इसके पेट में कुछ है। और ये वही फिश रहती है जिसने उस चैन जिसमें रिंग अटैच थी उसको निगला हुआ था। वॉन का रेस्टोरेंट बंद करवाने के लिए टीका ने एक नया प्लान रचा था और उसने जस्ट वॉन के बाजू में ही एक अपना नया रेस्टोरेंट ओपन करवाया था। फाइनली आज ही वॉन ने भी अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया था और यहाँ पर कस्टमर्स को बुलाने के लिए उसने न्यू ट्रिक का यूज़ किया था। उसने थाई कल्चर में खुद को रेडी किया था और डांस भी कर रही थी और साथ ही गाना भी गा रही थी और उसके फ्रेंड्स भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वॉन के रेस्टोरेंट पर तो भीड़ लग जाती है। कुछ लोग तो वहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आए थे क्योंकि वहाँ पर टीका आई हुई थी उससे लड़ने के लिए कि उसके रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर्स को वो रोक रही है और अपने रेस्टोरेंट में बुला रही है। डुक तो पहले से ही वॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे मौका मिल जाता है वो वॉन का पूरा बनाया हुआ खाना बर्बाद करती है और उसी के ही फ्रेंड्स के ऊपर फेंक देती है और गलती से वो जिन के भी ऊपर फेंक देती है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके से डुक वॉन के रेस्टोरेंट के सामने हंगामा क्रिएट करिए। इसी वजह से वो डुक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिन के फेस पे पूरा खाना लगा हुआ था और उसकी आंखों में मिर्ची लग रही थी। अब यहाँ पर वॉन उसकी अच्छी केयरिंग कर रही थी और उसके फेस को भी क्लीन कर रही थी। जिन वॉन से कहता है इतने ब्यूटीफुल वाले अवतार में अगर इस तरीके से इतने प्यार से तुम मेरे फेस को क्लीन करती रहोगी तो कहीं मुझे तुमसे प्यार न हो जाए। आगे वॉन या डक या टीका में कोई लड़ाई झगड़ा न हो, इसी वजह से जिन उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखता है और उन दोनों से साइन करवा ही लेता है कि आगे चल करके दोनों अपने अपने रेस्टोरेंट के लिए कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। आई के थ्रू डुएंग को भी मालूम पड़ जाता है कि थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कितना बड़ा हंगामा हुआ था। डुएंग बजाय डक को समझाने के लिए वो यहाँ पर वॉन को आती है धमकी देने के लिए। वो वॉन को अपने गले का एक नेकलेस देती है कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसमें रियल डायमंड अटैच है और वॉन से कहती है कि वो अपना रेस्टोरेंट का बोरिया बिस्तरा बांध करके यहाँ से चली जाए। तब वॉन कहती है कि जिस बिल्डिंग में उसने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है उस बिल्डिंग की ओनर वो नहीं बल्कि जिन है और जिन जब तक नहीं कहेगा वो अपना रेस्टोरेंट यहाँ से नहीं ले जाएगी, जिसकी वजह से डुएंग को बुरा लगता है। डुएंग इतनी बुरी नहीं है, लेकिन डक की वजह से उसे बुरी यहाँ पर बनना पड़ रहा था। वॉन जाने से पहले उस नेकलेस को निकाल करके डुएंग को वापस दे करके चली जाती है। वॉन के रेस्टोरेंट में अभी कुछ टाइम पहले डुक ने बहुत कुछ हंगामा क्रिएट किया था और काफ़ी रायता फैलाया था। उसे समेटने के लिए सभी लोगों को काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी डुक का दिल अभी नहीं भरा था। वो वॉन और उसके रेस्टोरेंट के पीछे अपने कुछ जासूस लगवा देती है ताकि पल पल की खबर उसे मिलती रहे कि आखिर वॉन के रेस्टोरेंट में चल क्या रहा है। इधर ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के रूप में डुक को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है। डुक के आर्गुमेंट करने पर ग्रैंड मदर से अभी थोड़ी देर पहले उसे करारा वाला थप्पड़ मिला था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रो रही थी। डुएंग डक को समझाती है कि वो ग्रैंड मदर से इस तरीके से बदतमीजी से बात न करे। ग्रैंड मदर की अचानक से कंडीशन खराब हो जाती है इस वजह से क्योंकि टीका का दिया हुआ पॉइजन अब धीरे धीरे असर दिखा रहा था। ग्रैंड मदर के रूड बिहेवियर की वजह से डक बाहर आकर के रो रही थी कि आखिर उसमें कमी क्या रह गई है, वो कभी उन्हें अपनी पोती की तरह ट्रीट क्यों नहीं करती है। टीका को यहाँ पर चाहिए था कि वो अपनी बेटी डक को समझाए, लेकिन समझाने के बजाय वो तो उसके दिमाग में उल्टा जहर ही घोल देती है।
कि ग्रैंड मदर तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है। टीका को अच्छे से मालूम है कि ग्रैंड मदर की कंडीशन खराब हो रही है उसके दिए हुए पॉइजन की वजह से, लेकिन अपनी बेटी के आंसुओं का बदला उसे लेना था, तो इसी वजह से वो जानबूझकर ग्रैंड मदर का डोज बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। जिन्हें वो मेडिसिन समझकर पी रही थी वो तो उनके लिए जहर का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं नोटिस करता है कि अचानक से ग्रैनी की तबीयत इतनी ज़्यादा क्यों बिगड़ रही है। लेकिन अगर कोई नोटिस करता है तो वो था चाई, क्योंकि चाई और टीका की तो ऑलरेडी इस बात को लेकर के बहस हो चुकी थी, और इस तरह अचानक से ग्रैनी की कंडीशन खराब होते हुए उसे डाउट होने लगता है। इसी वजह से जिस कप में ग्रैंड मदर ने उस पॉइज़न को पिया था वो उसे जांच करवाने के लिए लेकर जाने वाला था, लेकिन टीका अपनी चालाकियों से रोक देती है। इधर जिन को दिखाया जाता है जो कि खाने को एंजॉय करते हुए उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, इस वजह से क्योंकि उस खाने को किसी और ने नहीं बल्कि वॉन ने अपने हाथों से बना करके जिन को दिया था, जिसे बड़े प्यार से वो खा रहा था। जिन की मॉम को जो मालूम पड़ता है कि उनका बेटा वॉन का दिया हुआ खाना खा रहा है, उसके बाद क्या खाने की इंसल्ट करते हुए उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर फेंक देती हैं। साथ ही यहाँ पर वो अपनी अमीरी का घमंड भी दिखाती हैं कि वो इस तरीके की फूड को तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, अरे छूना नहीं पसंद करते हैं, तो फिर उनका बेटा कैसे खा सकता है। जिन अपने मॉम के इस बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम तो समझने का नाम नहीं ले रही थी। इधर चाय को दिखाया जाता है जो बड़े ही चालाकी के साथ टीका का पर्स लेकर के उसके रूम की की को निकाल लेता है, क्योंकि उसके रूम में जा करके ही सच्चाई पता चल सकती थी। रूम में आने के बाद चाय पूरी तरीके से छानबीन करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल पाता है। किसी की आहट सुन करके वो तो वहाँ पर छुप जाता है, और तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है टीका की। टीका को कुछ डाउट हुआ था, इसी वजह से वो अपना रूम चेक करने के लिए आती है, और पीछे से उसका ये लवर भी आ जाता है। टीका का ये नया वाला बॉयफ्रेंड तो बस रोमांस करने के लिए ही दीवाना था, लेकिन टीका कहती है फिलहाल मुझे वो बोतल दो जो मैंने तुम्हें दी थी, और वो पॉइजन वाला बोतल टीका के हाथ में देता है। एंड यहाँ पर पीछे से चाय भी देख लेता है। उन दोनों के जाने के बाद चाय उस बोतल को ले लेता है और उसमें जो मेडिसिन थी उसे बर्बाद करके उसमें नॉर्मल वाटर फिल कर देता है कि अब ग्रैनी को कुछ नहीं होगा। जेन, वॉन और बाकी सारे लोग मिल करके वॉन के रेस्टोरेंट के लिए कुछ न्यू रेसिपी ट्राई कर रहे थे, एंड यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय भी कर रहे थे। तो वहीं पर डक के भेजे हुए जासूस वॉन और जिन की फुल वीडियो बनाते हैं और उसके बाद उसे सबूत के तौर पर डक को सेंड कर देते हैं कि उसका होने वाला हस्बैंड किसी और लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहा है। जिन और वॉन को वो जितना दूर रखना चाह रही थी उतना ही वो दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे थे। इसी वजह से डक को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। जिन वैसे तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी पर्सनैलिटी एकदम हाई फाई वाली है, लेकिन जब से उसे वॉन मिली है उसका नेचर, उठने बैठने का स्टाइल बहुत अलग हो चुका है। वो यहाँ पर सारे लोगों के साथ फिशिंग करने के लिए आया था और उसे ये सब करके काफ़ी मज़ा आ रहा था। इस फन में थोड़ा सा और फन ऐड हो जाता है। वॉन जिन के फेस पे मिट्टी लगा देती है ये कहते हुए कि इस लुक में वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। अब जिनकी बारी आ जाती है वो भी वॉन के फेस पे मिट्टी लगा देता है, तुम भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो इस लुक में। और सब एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। वॉन के घर पर ग्रैनी आई हुई थी वॉन के पेरेंट्स को विजिट करने के लिए। अपनी फैमिली वालों के बिहाफ में वॉन और उसके पेरेंट्स से वो माफ़ी मांगती है। वॉन उनका हाथ पकड़ लेती है, आप इस तरीके से माफ़ी मांगकर मुझे गिल्ट फील मत करवाइए, आप हम लोगों से बड़ी हैं, इस तरीके से प्लीज़ सॉरी मत कहिए। मालती ग्रैंड मदर को देख करके थोड़ी सी परेशान तो होती है, लेकिन सेटिस्फाई भी फील करती है कि कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जो वॉन की सच्चाई खोल सके। वॉन ग्रैंड मदर के लिए कुकिंग करने के लिए जाती है और उसके हाथ वही फिश लगती है जिसमें से लॉकेट बाहर निकलती है, वही गोल्ड वाली। उसे याद आता है कि फिश को लेकर के जिन ने कहा था कि उसके पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। मॉम तो शॉक में हो जाती है। जिस सबूत को मिटा करके वो सेटिस्फाई फील कर रही थी वो सबूत तो खुद ही वॉन के हाथ लग चुका है। वॉन जब उस लॉकेट को ध्यान से देखती है तब उसे याद आता है कि काई इसी लॉकेट को ले करके ग्रैंड डॉटर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को भी बताती है। मॉम यहाँ पर वॉन से कहती है कि इस लॉकेट के बारे में वो किसी को भी कुछ भी न बताए, जबकि वॉन का कहना था मॉम आपको मालूम भी नहीं होगा इस लॉकेट को ले करके काई कितना ज़्यादा परेशान था, अगर ये हमें मिल गया है तो हमें उसे बताना चाहिए, हो सकता है इस लॉकेट की हेल्प से वो अपनी ग्रैंड डॉटर तक पहुँच जाएँ। यहाँ पर मालती काफ़ी डरी हुई थी, वॉन से किसी भी तरीके से वो लॉकेट छीनना चाह रही थी। इसी वजह से अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम वो अपने हाथ में स्टिक भी ले लेती हैं वॉन को मारने के लिए कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो, इस लॉकेट को मुझे दो। और वॉन लॉकेट देने से मना कर रही थी कि इससे किसी की ग्रैंड डॉटर मिल सकती है, लेकिन मॉम रो रही थी तुम ऐसा नहीं करोगी। जिन ग्रैनी को ड्रॉप करने के लिए गया था जहाँ पर डक ने उसे देख लिया था, डक तो जिन के गले ही पड़ गई थी। उसे हक करके उससे लिपट कर
उससे फोर्सफुली किस करना चाह रही थी, ये जताने के लिए कि जिन उसका है और उसी का ही रहेगा। और जिन को ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एंड तभी वहाँ पर काई आ जाता है और जिन को अच्छा मौका मिल जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वॉन बाकी सारे लोगों को बता देती है कि उसे लॉकेट मिल चुका है, लेकिन इस लॉकेट के पीछे की क्या हिस्ट्री है एग्जैक्ट में वॉन को अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वॉन यहाँ पर बताती है कि उसकी मॉम को कुछ मालूम है, लेकिन उसकी मॉम नहीं बता रही है। वॉन तो पहले रिक्वेस्ट करके पूछती है, कोई कुछ नहीं बता रहा था, जहाँ पर वॉन को अब टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है और वो घर छोड़ने की धमकी देने लगती है, जिसकी वजह से मैट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो सच्चाई बताने वाला था। मालती उसे रोकती है, इस सच्चाई से हम वॉन को खो सकते हैं। वॉन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि ऐसी क्या रहस्य वाली बात है जिसे बताने से मॉम मना कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैट वॉन को सब कुछ बता देता है कि वॉन उनकी रियल बेटी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि खोने से डरते हैं। वॉन को अपनी सच्चाई के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि वो कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। डुएंग और चाई उसके रियल पेरेंट्स हैं। मालती और मैट दोनों सच्चाई छुपाने के लिए वॉन से सॉरी भी बोलते हैं। मालती रोते हुए वॉन से कहती है कि अगर उसने उन दोनों को छोड़ने की कोशिश की तो शायद उन दोनों की डेड बॉडी ही वॉन को मिले, क्योंकि वॉन के बिना तो वो लोग कभी जिंदा ही नहीं रह सकते। मालती वॉन से रिक्वेस्ट करती है कि सच्चाई जो भी थी वॉन को मालूम पड़ चुका है, लेकिन वॉन उन्हीं की बेटी बनकर उनके साथ रहे, क्योंकि वॉन ही उनका एकमात्र जीने का सहारा है। नेक्स्ट डे वॉन अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो इस तरीके से खुद को प्रोटेंड करती है जैसे वो पहले थी। उसके अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं था। वो जिस तरीके से सच्चाई ना जानने पर थी अभी भी वैसे ही थी। वो अपने मॉम डैड से उतना ही प्यार तब भी करती थी जितना अब करती थी सच्चाई जानने के बाद। दोनों से वो गुड बाय कहती है और साथ ये भी कि वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, वॉन उन्हीं की बेटी बनकर रहेगी। और उस लॉकेट को भी उसने अपने पास ही रखा था। वॉन को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए पर्सनली जिन उसके घर पर आया था और वो उसे ड्रॉप भी करता है। वो वॉन से कहता है, चलो थैंक गॉड मैंने सेफली तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी पे ड्रॉप कर दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आंट बो तो मेरी अच्छी क्लास लगाती। वॉन अपने बारे में जानना चाह रही थी कि आखिर जिन को उसके बारे में कहाँ तक मालूम है, तो वो उससे पूछती है, जहाँ पर जिन उसे बताता है पास्ट के बारे में कि किस तरीके से एक एक्सीडेंट में डुएंग और चाई की बेटी पानी में बह गई। टीका ने रात दिन एक करके अपनी बेटी डग के लिए एक स्कार्फ को बुना था और बड़े ही प्यार से वो उसे देती भी है। डग तो हंसते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जब बाहर जाती है तब असली औकात दिखाती है और उस स्कार्फ को वो फेंक देती है कि वो उसके लायक नहीं है। लेकिन वही अपोजिट में काई को दिखाया जाता है जो कि एक की चेन देता है और वो टीका को काफ़ी पसंद आता है। जिन ने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किसी लड़की को गिफ्ट दिया था और ये लकी गर्ल थी वॉन। वॉन पार्किंग एरिया में जाती है जहाँ पर जिन बस जाने ही वाला था। वॉन उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिन के पूछने पर वॉन कहती है, तुम इतने जल्दी में चले जा रहे हो, कम से कम मुझे थैंक्स तो बोलने का मौका दो इस प्रिटी से गिफ्ट के लिए। और इधर डग के जासूस यूनिवर्सिटी में भी लगे हुए थे। वॉन को यूनिवर्सिटी में देख करके वो लोग सरप्राइज भी थे कि इतनी पुअर लड़की इतने रिच यूनिवर्सिटी में कैसे आ सकती है। और साथ ही सबसे ज़्यादा तो इस बात के लिए उन्हें बुरा लग रहा था कि जिन ने उसे गिफ्ट दिया है। जल्द ही गिफ्ट के बारे में डग के चमचे डग को बता देते हैं। उसके बाद क्या वो वॉन की क्लास लेने के लिए जाती है। वॉन जिन के दिए हुए गिफ्ट को बड़े प्यार से देख रही थी तो पीछे से डग उसके हाथ से छीन लेती है। मेरे जिन की चॉइस अच्छी है, लेकिन गिफ्ट गलत हाथों में दे दिया है। वैसे अब जब तुमने छू दिया है तब तो ये सब बेकार ही है, किसी लायक नहीं है, और उसे पानी में फेंक देती है। वॉन जिन के दिए हुए गिफ्ट को पानी से बाहर निकालने के लिए जाती है। इस पर भी डुक उसे रोक लेती है। डुक उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तब वॉन उसे अब यहाँ पर मारने लगती है, उसके ऊपर तो बैठ जाती है। इस फाइटिंग में डुक के चमचे भी आ जाते हैं जो वॉन को परेशान कर रहे थे। 3 लोग एक तरफ थे और वॉन अकेली उन लोगों से लड़ रही थी। जल्दी इस फाइटिंग के बारे में जिन को भी मालूम पड़ जाता है, जो कि वॉन को रिसीव करने के लिए आया था। जिन जब तक वहां पर पहुंचता है दोनों एक दूसरे की अच्छी तरीके से कुटाई कर चुके थे। जिन उन दोनों की फाइटिंग को सुलझाता है। जितने भी लोग वहां पर थे सब के सब वॉन की गलती देने लगते हैं, इस वजह से क्योंकि डग अमीर है, कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि डग बड़ी खतरनाक लड़की है। अब सारे लोग वॉन को ब्लेम दे रहे थे। जिन वॉन पर कुछ ज़्यादा ही चिल्ला देता है, जिसकी वजह से वॉन को बुरा लगता है और साथ ही वो डग से भी कहता है कि वो वॉन से सॉरी बोले। डग जैसे लड़की वॉन जैसे लड़की को सॉरी कैसे बोल सकती है, लेकिन जहाँ पर जिन जैसा लड़का हो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। डग वॉन से सॉरी बोलती है, लेकिन जब वो जिन को लेकर के दूसरी साइड पर जाती है तब काफ़ी फ्रस्ट्रेशन निकालती है कि उसकी वजह से
आज वॉन जैसी लड़की से उसे माफ़ी मांगना पड़ा। डक जिन से कहती है, मैंने तुम्हारे कहने पर उस साइको लड़की से माफ़ी मांगी, अब तुम मेरे साथ चलोगे। जिन जाने से मना कर रहा था। डक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। काई भी आ चुका था डक को रिसीव करने के लिए। जिन काई से कहता है कि वो डक को सेफली उसके घर पर ड्रॉप कर दे, तो वहीं पर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। मैंने कहा मुझे तुम ड्रॉप करोगे। जिन वहाँ से चला जाता है। काई डक को हैंडल करता है और जैसे तैसे उसे घर लेकर आता है, लेकिन डक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। इस बीच उसने काई की अच्छी वाली पिटाई कर दी थी। रूम में आते ही वो काई पर सारी चीज़ें फेंकने लगती है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं ज़बरदस्ती जिन को अपने साथ लेकर आ सकती थी, लेकिन बीच में तुम्हारी टपकने की क्या ज़रूरत थी। काई की पिटाई करने के बाद जब डक शांत होती है, तब रोते हुए काई से कहती है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं प्रीटी नहीं हूँ? आखिर जिन मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है? मैं तो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या मेरे अंदर कोई कमी रह गई है? तब यहाँ पर काई डक को देखते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। और उसे शांत करने के लिए यहाँ पर उसे किस करता है और उसे बताता है कि वो बचपन से उससे प्यार करता है। डक भी कहीं ना कहीं काई की इस किस में खुद को खो चुकी थी। वॉन अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी जिन ने उस पर चिल्लाया था, इसी वजह से वो जिन से अपसेट थी। जिन उसे फॉलो कर रहा था कि वो कार में बैठ जाए, वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन वॉन तो उसकी कार में बैठने के लिए तैयार ही नहीं थी। और इस तरह जिन वॉन को फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है और यहाँ पर अंकल आंट को सब कुछ बता देता है कि यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था। और वो यहाँ पर वॉन से सॉरी भी बोल रहा है, लेकिन वॉन तो उसकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इधर डक और काई दोनों अपनी ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं ही अकेले ले लिया था। किसी को खबर नहीं थी कि काई और डक एक रूम में हैं और दोनों के बीच क्या हुआ है। यहाँ पर काई डक से कहता है कि वो हमेशा से ही उससे प्यार करते आया है। वो जब भी जिन के साथ उसे देखता था, उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती थी, लेकिन फाइनली आज डक को पा करके उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पर वो डक से कहता है, अब उस जिन के पीछे तुम नहीं भागोगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम बस मेरी हो और मेरी ही बनकर रहोगी। डुक टीका से उस लॉकेट के भी बारे में पूछती है कि ग्रैनी उस लॉकेट से क्या जानना चाहती है। काई का कहना था, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। डुएंग को कहीं से खबर मिल जाती है कि यूनिवर्सिटी में डक के साथ कुछ तो गलत हुआ है, जिसकी वजह से वो घर जल्दी आ गई है और इसी वजह से वो डक के पास जाती है। बाहर उसकी मॉम है। जब इसके बारे में उसे मालूम पड़ता है, तब वो डर जाती है, लेकिन किसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना था, तो इसी वजह से वो काई को छुपा देती है और डोर को ओपन कर देती है। मॉम के पूछने पर डक बता देती है कि वॉन की वजह से सब हुआ, जिसकी वजह से डुएंग काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो तो वॉन के लिए एक्शन लेने वाली थी। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाह रही थी, लेकिन डक ने अभी रूम में काई को छुपा कर रखा हुआ था, इसी वजह से वो रूम से बाहर नहीं जाना चाह रही थी। अपनी मॉम से कहती है कि पहले वो फ्रेश हो जाए, उसके बाद ही वो कहीं जाएगी। पेरेंट्स के समझाने पर वॉन जिन के पास कॉल करने वाली थी, लेकिन फिर सोच में डूब जाती है, मैं कॉल करूँगी तो कहीं ज़्यादा एटीट्यूड में ना आ जाए। और इधर जिन भी वही सब सोच रहा था, मैं कॉल करूँ, उसने तो मेरी सॉरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो सो गई होगी। और एक ही टाइम पर दोनों एक दूसरे के पास कॉल करते हैं, जिसकी वजह से बिजी बताता है। अब दोनों ही परेशान थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन से मिलने के लिए वॉन उसके घर पर आती है, जहाँ पर वो जिन के डैड से मिलती है। जिन के डैड का बिहेवियर वॉन के रिलेटेड काफ़ी नाइस था, जबकि जिन की मॉम का बिहेवियर काफ़ी रूड था। वॉन घर के अंदर जाने से डर रही थी। तब यहाँ पर जिन के डैड बताते हैं कि उनकी वाइफ किसी काम से बाहर गई हुई है, तो वॉन बिना डरे ही घर के अंदर आ सकती है। वॉन जैसी घर के अंदर इंटर करती है और इधर जिन वॉन के पास कॉल करता है और उसे मालूम पड़ता है कि वॉन तो उसी के घर पर आई हुई है। जिन और वॉन दोनों आमने सामने थे, लेकिन फिर भी फ़ोन से ही बातें कर रहे थे। जिन वॉन से कहता है, मैंने तो बस इस वजह से कॉल लगाया था कि तुम्हारे बहुत सारे मिस कॉल्स आए थे, ये जानने के लिए। तो वहीं पर वॉन भी पीछे नहीं रहती है, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुमने इतने सारे मिस कॉल क्यों किए थे, बस इसी वजह से देखो मैं तो तुम्हारे घर पर आ गई। दोनों एक दूसरे का कॉल कट करते हैं और हंसने लगते हैं। वॉन जिन से कहती है कि कल मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी ना, मुझे तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ओके, जो कल नहीं किया वो आज कर लेती हूँ। जिन वॉन को अपने गार्डन में लेकर जाता है, जहाँ पर उसे फ्लावर्स देता है और वॉन से कहता है कि इस फ्लावर्स की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उस फ्लावर्स की स्मेल को सूंघने के लिए जिन वॉन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है, इतना ज़्यादा कि वो तो बस वॉन को किस करने वाला था, लेकिन वॉन उसे रोक देती है। तब जिन वॉन को टाइटली हग कर लेता है और वॉन से कहता है, ये लवी डवी वाला हग नहीं है, हाँ वैसे तुम्हें बता दूँ ये फ्रेंडशिप वाला हग है। वॉन अपनी ग्रैनी से मिलना चाह रही थी। जिन की हेल्प से वो ग्रैनी से मिलने के लिए तो आ चुकी थी, डक वहीं पर ही थी। डुक वैसे भी वॉन को फूटी आंख निभाती थी और वॉन को अपने घर पे देख करके वो एकदम से बेकाबू हो जाती है
और उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है। इवन वो तो उसे कैरेक्टर लेस भी बोल देती है। जब उसे ग्रैनी के हाथों से थप्पड़ मिलता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पास में रखे हुए खाने तो बस वॉन पर फेंकने वाली थी, ये कहते हुए कि इस लड़की की वजह से हमेशा मेरी इंसल्ट होती रहती है, आज मैं इसकी इंसल्ट करूँगी। खाना फेंकने के चक्कर में खुद ही के ऊपर गिरा लेती है। ग्रैनी के भी आंखों में मिर्ची चली जाती है और साथ ही डुएंग के भी आंखों में मिर्ची लगने लगती है। डुग को तो उसकी माँ टीका लेकर के वहाँ से चली जाती है और वॉन अपने रियल मदर को लेकर के चली जाती है वॉशरूम में फेस धुलवाने के लिए, ताकि उनकी आंखों से मिर्ची लगनी बंद हो जाए। वो बड़ी ही केयरिंग के साथ उनका फेस वॉश करवाती है और साथ ही बड़ी चालाकी से डुएंग के सर से एक बाल निकाल लेती है। अब ये बाल वॉन को निकालते हुए पीछे से जीन देख लेता है। वॉन का इस तरीके से करना जीन को कुछ खटक सा रहा था। आखिर वॉन चाहती क्या है? इसकी वजह से जीन अब वॉन पर 24 घंटा नज़र रखने लगा था। वॉन अपने डैड को हॉस्पिटल में लेकर जाती है उनका चेकअप कराने के लिए और बड़ी ही चालाकी के साथ खुद का डीएनए टेस्ट करवाती है। क्या सच में वो डुएंग की बेटी है? और ये सब कुछ करते हुए हॉस्पिटल में जिन देख रहा था। जिन वॉन के पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। वॉन झूठ बोल देती है, मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ। वैसे तुमने कॉल क्यों किया? जिन कहता है इस वजह से क्योंकि मुझे तुम्हें रिसीव करना है। वॉन ने तो झूठ बोल दिया था। अब जिन को और भी ज़्यादा खटक रहा था क्योंकि इससे पहले वॉन ने उससे कभी झूठ नहीं बोला। जिन उसे एक अच्छी लड़की समझता था और इस तरीके से अब वो झूठ बोल रही है और डुएंग के सर का बाल और इस तरीके से टेस्ट करवा रही है। किस चीज़ का? उसे अभी कुछ आइडिया नहीं था। वो तह तक जाना चाह रहा था। जिन जब यूनिवर्सिटी जाता है तब वॉन उसे वहीं पर मिलती है। वॉन यहाँ पर गाना गा रही थी। वॉन को गाना गाते हुए देख इट नाम का बंदा भी उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगता है। एक्चुअली इट बहुत अच्छा सिंगर है। थाई ट्रेडिशनल डांस भी उसे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। बहुत कम वक्त में वॉन और इट की फ्रेंडशिप हो जाती है और इस फ्रेंडशिप से कहीं ना कहीं जिन को जेलसी हो रही थी। टीका अपने नए वाले लवर के साथ किचन में सबके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए गई थी एंड यहाँ पर वो मेडिसिन के बारे में अपने लवर को बताती कि किस तरीके से मेडिसिन की वजह से ग्रैनी की कंडीशन अचानक से ख़राब हो रही है और अगर इसी तरीके से मेडिसिन का डोज वो बढ़ा कर देती रहेंगी तो बहुत जल्द बुढ़िया ऊपर भी जा सकती है। उन दोनों की ये सारी बातें डग पीछे से सुन लेती है। उसके लिए ये बहुत शॉकिंग वाली न्यूज़ थी जब उसे मालूम पड़ता है कि टीका उसकी ग्रैनी को मारना चाह रही है। फिर क्या, वो उल्टा अपनी ही मोम को धमकी देने लगती है कि वो जा करके उनका पर्दा पूरे घर वालों के सामने फाश कर देगी। टीका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इतने सालों की मेहनत उसकी ही बेटी बर्बाद करेगी। डग जब ये सब कुछ बताने के लिए बाहर जाने वाली थी, टीका उसे रोकती है कि वो ऐसी गलती ना करे। ऐसी गलती करने पर सब कुछ उसी का बर्बाद होगा। लेकिन डग कहाँ सुनने वाली थी। डग को रोकने के लिए टीका को जो समझ में आया उसने वही किया। अपने लवर से कहलवा कर अपनी ही बेटी को बेहोश करवा दिया और आगे डग को बंधे हुए दिखाया जाता है और उसके फेस पे भी पट्टियाँ बंधी हुई थी। टीका अपनी बेटी को जब होश में लाती है तब डग तो एकदम जंगली बिल्ली की तरह उस पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। टीका डग को समझाती है कि ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए कर रही है और साथ ही ये भी बता देती है कि वो उसकी रियल मदर है। डग के लिए टीका को अपने मॉम के रूप में एक्सेप्ट करना कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। वो तो डुएंग और चाय को ही अपने रियल मॉम डैड मानती थी, लेकिन उसकी माँ टीका निकलेगी इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और वो बस यही कही जा रही होती है कि टीका अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ झूठ बोल रही है। तो वहीं पर टीका कहती है, मैं सारे सबूत के साथ तुम्हें बताऊंगी कि तुम ही मेरी बेटी हो और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। डग को ढूंढते हुए चाय भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जब वो अंदर रूम में जाता है तो सीन एकदम से पूरा चेंज था। यहाँ पर टीका को दिखाया जाता है जो अपने लवर के साथ रोमांस करने में बिजी थी और ये सब कुछ चाय देख लेता है। चाय को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि एक तो उसने टीका को अपने घर में रखा और बजाय लॉयल होने के वो तो उन्हीं लोगों के साथ चीट कर रही है। यहाँ पर टीका को दिखाया जाता है जिसने अपनी बेटी डग को साइड में छुपा कर रखा हुआ था और वो यहाँ पर अब चाय के मुँह से सच्चाई उगलवाती है। टीका चाय से कहती है कि वो अब अपनी बेटी से कुछ भी नहीं छुपाएगी, वो जाकर उसे सब कुछ बता देगी कि वही उसकी माँ है असली। चाय मना करता है, तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। अब चाय जब यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा होता है कि डग उसकी बेटी नहीं है और वो जाकर के डुएंग को कुछ भी ना बताए क्योंकि डुएंग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पीछे से डग ये सब कुछ सुन लेती है। डग को समझ में नहीं आता कि उस वक्त वो क्या करे। उससे रोने के अलावा उस वक्त कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, जबकि अपोजिट में काई उसे लेकर के परेशान था। वो उसे बार बार मैसेज करता है कि इस वक्त वो कहाँ है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और वो घर में दिखाई नहीं दे रही थी। डग जब अपने चेहरे को अपने फ़ोन में देखती है तब उसे खुद के चेहरे से नफरत होने लगती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि टीका उसकी माँ निकलेगी। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जबकि टीका उसे समझाने की कोशिश कर रही थी
डक ने साफ मना कर दिया था। तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हें अपनी माँ नहीं कहूँगी। जब वो रोते हुए बाहर आती है तब उसे काई मिलता है। काई को देख करके सडनली उसे हक कर लेती है। काई पूछता भी है कि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों दिखाई दे रही है, जिस पर डक कहती है बस एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ करके कभी मत जाना, तुम्हारा ही रिलेशनशिप एक रियल लगता है। काई उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है तुम इस तरीके से क्यों रो रही हो, अरे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊँगा, पहले तुम शांत तो हो जाओ। बॉन्डिंग भी दिखाया जाता है जहाँ पर सच्चाई क्या है ये जानने के लिए डक टीका का डीएनए टेस्ट करवाना चाह रही थी और इसी वजह से वो यहाँ पर मिली से मिलती है। जब वो लोग डीएनए टेस्ट के लिए जाते हैं तब चाय का भेजा हुआ जासूस उन लोगों की फ़ोटो क्लिक करता है और चाय को सेंड करता है। चाय को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टीका ये सब क्या कर रही है, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि डक के सामने पूरी सच्चाई खुल गई है। उसे तो बस यही लग रहा था कि टीका कहीं डक को सच्चाई न बता दे, इसी वजह से वो डक को टीका से दूर रखने के लिए सोच रहा था। डक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि टीका झूठ बोल रही है। डीएनए टेस्ट के लिए जो भी सैंपल्स देने थे वो दे देती है, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आती है रिपोर्ट पॉजिटिव थी। अब डक को खुद से ही नफरत होने लगी थी कि वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है। 8 का एक थाई ट्रेडिशनल वाला शो चल रहा था और उसमें जिन और वॉन भी उसकी पूरी हेल्प कर रहे थे। जिन का जो गेटअप था उसे देख करके कई लोग तो उस पर फुल लट्टू हो गए थे। सारे लोग यहाँ पर उन लोगों के डांस और सॉन्ग की काफ़ी तारीफ़ करते हैं और उन्हें हार भी पहनाते हैं। एंड यहाँ पर वॉन को दिखाया जाता है जो ये सोच रही थी कि काश उसके डैड ही उसे हार पहनाए, और ऐसा ही होता है। वॉन अपने डैड के हाथों से हार पहन करके काफ़ी खुश थी। आगे वॉन और चाय में काफ़ी अच्छी वाली दोस्ती हो जाती है, जो कि पीछे से खड़ी मालती भी देख रही थी। वॉन और चाय की इस तरीके से कन्वर्सेशन को सुन करके लोग आपस में बहुत सारी बातें भी करने लगते हैं। जिन भी पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर वो का कहना था चाहे जो भी दुनिया कहे, लेकिन मैं वॉन के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। वॉन बहुत ही अच्छी लड़की है, बचपन से जानती हूँ, वो कभी भी गलत कामों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करती है। फिर चाहे दुनिया उसके बारे में कुछ भी बात करे, चाहे वो चाहे ही क्यों ना हो, मैं तो मेरी वॉन पर पूरा भरोसा करती हूँ। नेक्स्ट डे वॉन जब यूनिवर्सिटी आती है तब तक उसकी एक न्यूज़ वायरल हो चुकी थी, जिसमें वॉन जिन 8 और चाय के साथ दिखाई दे रही थी। और इस न्यूज़ में कहना था कि वॉन बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की है, हर एज के बंदे के साथ उसका अफेयर शफेयर चल रहा है। पैसों के लालच में वो एकदम से अंती हो गई है कि उसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि वो किसी का बॉयफ्रेंड चुरा रही है, किसी का हस्बैंड चुरा रही है।